इंडिया टीवी इलेक्शन स्टूडियो से आप सुबह से देख रहे हैं ये लगातार नॉनस्टॉप कवरेज 5 राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट्स की। बंगाल में बीजेपी ने करिश्मा किया है और बीजेपी के एक स्टार कैंपेनर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आपको अब दिखाते हैं। इनका खूब इस्तेमाल कैंपेन में पश्चिम बंगाल में भी किया उनकी पार्टी ने, और वो भी जीत की मिठाई अपने साथियों के साथ बांट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता नेता की तरह आज बहुत खुश होंगे। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े प्रदेश में, क्रूशल राज्य के अंदर उनकी पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इतनी बड़ी प्रचंड जीत हासिल हुई है। 200 के आसपास उनकी पार्टी पहुंची है और पश्चिम बंगाल में ये बीजेपी का नंबर दिखाई देना, ये बहुत से लोगों ने कल्पना नहीं की होगी और बहुत से लोगों के लिए ये अविश्वसनीय सा लग रहा होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराया भी जा सकता है, वो भी ऐसे। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनते हैं। बंगाल में पहली बार कमल खिला है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी जो डीएमके की सरकार का पतन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। कितना सीरियस तस्वीर आपने देखी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी आपने सुना। राजकुमार जी भी अब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और लगातार इतने दिनों से चर्चा चल रही थी कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, जीतेगा तो उसके पीछे कारण क्या होगा। ममता बनर्जी हार गई, उनका किला ढह गया और अभी जो जश्न की तस्वीरें हम देख रहे हैं उसके पीछे ज्यादातर एनालिस्ट का कहना यह है कि वो जो डर खत्म हुआ है उसकी वजह से ये भरोसा जगा कि हाँ ममता बनर्जी जा सकती है और कोई और सरकार भी बना सकता है, बीजेपी की सरकार आ सकती है। देखिए अभी सौरभ जी कह रहे थे, शायद आपने भी कहा अकल्पनीय और अविश्वसनीय। अविश्वसनीय तो नहीं है, अब सामने आ गया सच, आंकड़े सामने हैं, ऊपर नीचे 2 4 5 हो जाएंगे आखिरी गिनती तक, लेकिन अकल्पनीय जरूर था, कल तक था। कल भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो सबसे बड़ा चेंज जो 21 में अब मान रहे थे वो ये मान रहे थे कि फियर फैक्टर कम हो गया। उसमें बीजेपी ने भी मेहनत की, जाहिर है संघ ने भी जो जनसंपर्क होता है डोर टू डोर वाला उसमें भी मेहनत की, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की बड़े पैमाने पर, उसकी भूमिका रही। तो जब वो फियर फैक्टर कम हुआ तो आप देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज बीजेपी का, जिसकी उम्मीद बहुत शायद कम लोगों की रही होगी कि 5% तक या 6% तक वोट बढ़ जाएगा जी, 7% वोट 7% बढ़ा, ऐसा बहुत कम होता है। और टीएमसी का वोट परसेंटेज गिरा, वो तो सारा शिफ्ट ही उधर हुआ है ना। हाँ, तो ऐसा बहुत, पिछली बार आप देखिए बीजेपी की तरफ जो वोट शिफ्ट हुआ 2021 में वो लेफ्ट का वोट था, टीएमसी का वोट शिफ्ट नहीं हुआ था, लेफ्ट और कांग्रेस का वोट गया था। और उससे पहले 2011-12 की बात करें तो टीएमसी के पास कांग्रेस का वोट गया था। तो बीजेपी ने जिस तरह से टीएमसी के वोट को अपने साथ कैच किया, मतलब ये हुआ कि जिस 2 ध्रुव की हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम वोटर जो वहाँ करीब 27 से 30% है, वो 75% तक टीएमसी के लिए वोट करता है। हिंदू 70% से प्लस है, लेकिन बीजेपी को 45 के आसपास ही वोट मिला। तो वो एक मुश्त वोट या मेजॉरिटी वोट बीजेपी को मिला। सर आप जानते हैं, इस ममता बनर्जी अगर ये मान ले प्रेमाइस के साथ कि मुस्लिम वोट नहीं डिवाइड हुआ और अधिकांश मुस्लिम वोट, मैं कहता हूं डिस्कशन से 100% मुस्लिम वोट भी अगर टीएमसी को गया है तो ममता बनर्जी 20%, 15 से 20% हिंदू वोट पे हैं इस वक्त, केवल बिल्कुल, मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी में ये सपोर्ट बेस बचा है ममता बनर्जी का। तो यही तो गेम चेंजर साबित हुआ। बिल्कुल। और बीजेपी को यही करना था। कल कई बार हम लोगों ने बात की कि बीजेपी को लड़ाई मुस्लिम वोटों की है ही नहीं। वो एक कोशिश हुई हुमायूं कबीर के जरिए, ओवैसी के जरिए, वो तो फ्लॉप हो गई थी उस समय। असली जो डिवीजन होना था या टर्निंग पॉइंट होना था वो हिंदू वोट होना था, जो बार बार डिवाइड होता था बंगाली हिंदू पे या नॉन बंगाली हिंदू पे। तो वो जो डिवीजन था वो बीजेपी ने इस बार पूरी तरीके से। पर मेरा देखिए, और इसमें मेरा ऐसा नहीं है, अगर 43 ऐसी सीट्स थी जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम थे और 12 सीटें अगर जो है टीएमसी उसमें से लूज कर रही है, तो वहां पर मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ। नहीं, मैं इसको नहीं मानता।
इसमें कोई शक नहीं हो सकता। अगर हुमायूं कबीर जीत रहे 2 अपनी सीटों पर तो मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ। सर का मतलब कितनी जगह डिवाइड हो गया होगा? मैं यही बोल रहा हूं। कांग्रेस मैं आपको दे दिया, मैं बता देता हूं ना आपको, दो वोट सीट, शेयर 4 सीट मैं तो छोड़ वोट शेयर देख रहा हूं। ये 2 सीटों पर लीड कर रहे हैं केवल हुमायूं कबीर, दोनों खुद ही लड़ रहे हैं। आपको बता दिया 43 कांग्रेस सीट्स पार्टी हैं। उतने ही वोट पे जितने पिछले बार मैं 3% वोट पे है देखिए, कांग्रेस अगर पार्टी। 43 सीट्स हैं जिसमें 50% जो है मुस्लिम वोट है, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट डला होता तो 43 की 43 सीटें इधर आ गई होती। 12 सीटें लूज कर गई हैं टीएमसी। नहीं, इसको आप दूसरे मैथमेटिक्स से मैं बता रहा हूं ना आपको, 12 सीटें लूज की। उसके लिए आप मुस्लिम वोट का डिवीजन वजह मान रहे हैं। हाँ, उसकी बिल्कुल। बहुत वजह हो सकती है। उसकी वजह तो एसआईआर भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। एसआईआर तो विजय छोड़ जी, दीजिए, एसआईआर तो अब हो गया, क्योंकि एसआईआर पर जितना कटा नहीं कटा, उसकी वजह जो हम लोग रोजाना बात कर रहे हैं, कल परसों भी मैंने कहा था कि मुस्लिम डोमिनेंस वाली सीट पर ज्यादा कंसोलिडेशन होगा हिंदू वोट का, और वो एक बड़ी वजह। मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ हो मैं नहीं मानता। 2-4 सीट जो रही होगी, जैसे हुमायूं कबीर की कह रहा हूं या फिरहाद की कहें या कुछ ऐसे कह लें, फरहाद की सीट पे तो वो जीत रहा है, तो हाँ, वहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन ये बीजेपी की पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी भी मैं मानता हूँ कि उसने ये पूरे बंगाल में माहौल बनाया कि मुस्लिम कंसोलिडेशन हो रहा है 95% वोट का, कि ममता जी के साथ जा रहा है, और उसका फायदा ये हुआ कि वो रिवर्स कंसोलिडेशन हो गया, रिवर्स पोलराइजेशन हो गया हिंदू वोट का। इसमें आप कुछ मुस्लिम वोट बटाओ ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा। मुस्लिम वोट बटा है या नहीं बटा है? हकीम 38,000 वोट से ज्यादा से लीड कर रहे हैं। बिल्कुल है। देखिए, इस पे और बहुत सारा कारण है। लोकल लेवल पे क्या क्या फैक्टर्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सिद्दीकुल्ला चौधरी, फिरहाद हकीम जब कहते हैं कि बाहरे घेरे ने वो, यानी कि बाहर पे अभी घेराव करेंगे, कलकत्ता तो अपने आप हो जाएगा, और ये इस तरह की बातें, फिर ये कहना कि अगले 10 साल के अंदर 50% लोग बंगाल में उर्दू में बात करेंगे, इस तरह के बयान। फिर आपका जब इस्कॉन के महाराज जो साधु हैं, उनका जब चट्टोग्राम में इस तरह बर्बरतापूर्ण चीजें हो रहा था, ममता दीदी के जुबान से एक भी शब्द नहीं। बंगाल का बंगाली समाज आप अगर देखेंगे, 3 तरह से उसको बांटा जा सकता है। एक है जो वहां के स्थानीय ओरिजिनल बंगाली जो है, जिनको हम लोग घोटी बोलते हैं, मतलब कि पश्चिम बंगाल के ओरिजिनल। पूर्वी बंगाल से जो सताए हुए लोग हैं, जो बंटवारा के दौरान, उसके बाद 71 के समय, 80 के समय, तमाम जितने सारे लोग आए हैं, उनको हम लोग बंगाल कहते हैं, यानी कि ओपार बांग्ला। और जो जब मैरिजेस जब होता है ना, मैरिजेस के बाद जो ऑफस्प्रिंग है, उनको हम लोग बाटी बोलते हैं बंगाल में। तो ये जो धारा है ना, ये धारा में मैं इस बार जब गया, वो जो 80 साल की जो ठाकुमा ग्रैंड मदर, या फिर वो जो 15 साल की 17 साल की जो युवती या फिर युवक, वो बोलता है कि दादा हमारे पुरखों ने देखा था कत्लेआम पूर्वी बंगाल में, हम लोगों ने देखा है बांग्लादेश में जिस तरह से जलता हुआ, क्या पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने देना है? एक बार 9 तो आर 9। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका बहुत असर है, वायलेंस का बहुत इम्पैक्ट है, और उसका खासतौर से ये जो बहुत बड़ा भद्रलोक का impact है। और बंगाली शिफ्ट उसके हुआ, ऊपर ममता दीदी का ये सब बयान देना कि घुसपैठी मेरे लाश के ऊपर से जाएंगे, रोहिंग्या जाबे हमारे लाशेर ऊपर दिए, नहीं, लेकिन जब सर- इस तरह के बातें आप करते हो तो एक बहुत रिवर्स पोलराइजेशन। अस्मिता की भी तो बात है, लेकिन ममता बनर्जी ने खूब कही, हर्षवर्धन जी अस्मिता की बात, बंगाली भाषा की बात की, बीजेपी आ जाएगी तो रविंद्र संगीत की ही बात कर ले। उन्होंने कहा कि रविंद्र संगीत बंद कर देगी। आज सॉल्ट लेक में जो बीजेपी का दफ्तर है, वहां पर जान करके रविंद्र संगीत बजाया जा रहा है। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी पूरी तरह से ऑफ ट्रैक हो गई, वो समझ ही नहीं पाई कि क्या हो गया है। अब जरा सोचिए कि ये जो दत्ता साहब बता रहे हैं, उसको और आगे ले जाके देखिए ना, वो जिस तरह से उन्होंने एक बयान दिया था, वो कैसे लोगों के दिमाग में ममता उतरा। बनर्जी ही है कार में सवार। घर से निकली हैं अभी, लेकिन जा कहाँ रही है ये नहीं मालूम। हाँ, शायद अपने बूथ पर जा रही अभी तो वहाँ होंगी, सेंटर पर जा कहीं रही होंगी। मिलने जा रही होंगी। लेकिन जरा सोचिए इन्होंने क्या कह दिया था कि भाई इंडिया बंटने के पहले तो सब इंडियन थे। अब ये बयान वैसे तो बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन ये सीधे सीधे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वैध आधार देता है, इसको समझिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहां का जो बंगाली है, जो पश्चिम बंगाल में रह रहा है, उसको लगे अरे हमारा खून बहा, हमको काट के हमारा देश अलग कर दिया, जो लोग हमारे देश को एक तरह से बीच से फाड़ के लेके दूसरी तरफ चले गए, वहां हमारे जो भाई हैं उनकी हत्या हो गई, उनके घर में घुसकर जाने क्या क्या कर दिया, उनको ये करेंगे ये सब इंडियन है, वो सब भारतीय हैं।
ये बात किसी को भी पच नहीं रही थी। लेकिन ममता बनर्जी उसको बहुत जो कहते हैं ना, जिसको कई बार मन में आ जाता है हमारे तो वही अच्छा है, तो ममता उसी भाव में थी। दूसरा जो हम लोग बार बार कह रहे थे और कई बार मैंने कहा भी कि जो एक कहावत चलती है ना कि वो जाट मरा तब जानिए, तो ये लोकल में है। ऐसे ही ये था कि ममता बनर्जी हार जाए तब मानिए। 15 साल की नेता, 215 सीटों पर बैठी नेता, उसको लग रहा था कि हम जो भी कहेंगे हो जाए। तीसरा भ्रम क्या था कि ये जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं भाजपा वहां हिंदू मुस्लिम कर देती है। उनको ये समझ में ही नहीं आया कि जो हिंदू बहुल सीटें हैं वहां का भी हिंदू मन बना चुका है आपकी लगातार इस तरह की नीतियों की वजह से। और आपके सिपह सलार कौन है? तो फिरहाद हकीम दिख रहा है, शौकत मोल्ला दिख रहा है, शेख शाहजहां दिख रहा है। और शेख शाहजहां वो जिस तरह से अदालत के अंदर घुसा था, वो तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के राज में ऐसा हो जाए तो उससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और आप कह रहे हैं कि क्यों रात को 8 बजे के बाद क्यों लोग निकलेंगे? वो बच्चे जो वहां संगीत सीखते हैं, वो बच्चे जो वहां आर्ट कल्चर से जुड़े हो चुके, कलकत्ता में अभी भी बहुत ऐसी जगह हैं, वो जब कैंडल लाइट विजिल लेके निकले तो तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने कहा इन सबको तृणमूल के सरकारी कार्यक्रमों से बाहर करो। आप कल्पना कीजिए कि क्या हो रहा था वहां। और इनके नेता वो इसी में बहुत खुश होते थे कि हमने अमित शाह को कुछ बोल दिया, नरेंद्र मोदी को कुछ बोल दिया। तो मुझे लगता है कि ये सब बंगाल के लोगों को दिख रहा था कि कैसे हमारा बंगाल बर्बाद हो रहा है, हमारी संस्कृति सभ्यता बर्बाद हो रही। आपने बहुत डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया, वहां जो बातें कही गई या जैसा आचरण रहा खासकर ममता बनर्जी का, बड़ा क्लियर लग रहा है। वो जो उदाहरण दिया दत्ता साहब ने, वो दुधारू गाय वाला जो डायलॉग ममता बनर्जी ने कहा था कि इनकी तो लात खाने के लिए भी हम तैयार हैं मुस्लिम वोट के लिए, वो शायद वो उसको एलिनेट करने के चक्कर में दूसरों को एलिनेट कर गई। मतलब कि मैं इनसे दूर नहीं हटते हुए दिख सकती, लेकिन फिर वो दूसरा पक्ष जो था वो दूर हटता चला गया। वो ममता बनर्जी वो कैच 22 सिचुएशन में रहेगी, या फिर उनको ये मुगालता था कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकती दूसरी बात डेमोग्राफी की वजह से। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब किसी भी पार्टी का जो स्लोगन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी पार्टी का। जय बांग्ला कहाँ का स्लोगन? आवामी लीग बांग्लादेश। माँ माटी मानुष, खालिदा जिया ने 1978 पे टांगाइल के रैली पे ये नारा दिया था, माँ माटी मानुष। आपने अडॉप्ट किया बांग्लादेश का स्लोगन। यहाँ पे स्लोगन गुरुदेव का क्यों नहीं हो सकता है? जय सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला क्यों नहीं? वाई जय बांग्ला? तो लोगों को ये सारी बातें चुभती है। इनका जो मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो इश्तिहार, लोगों ने तत्काल याद किया 1904 का बंगाल का पहला विभाजन, लाल इश्तिहार, उनके प्रतीक भी सारे जो हुआ किसी और से जुड़ रहे थे के बाद, ये सारी चीजें। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो कारण था, दुर्भाग्यपूर्ण, जो ममता दीदी समझ नहीं पाई, बंगाल के लिए माँ दुर्गा इज अ सिंबॉलिक एंटिटी, और मतलब कि एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है। माँ दुर्गा की झांकी को, माँ काली के झांकी को आप वंचित करोगे, माँ दुर्गा के विजयदशमी के सेलिब्रेशन को वंचित करोगे। क्यों? क्योंकि मुहर्रम साथ में पड़ रहा है। एक बार नहीं, दो बार कलकत्ता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संतुलित वे में माँ दुर्गा के झांकी को भी निकालिए, मुहर्रम का भी सेलिब्रेशन करवाइए। माइनॉरिटी एरियाज में माँ सरस्वती की जितने सारे स्कूल्स में जो माँ सरस्वती की पूजा होती है, जो 150 साल से हो रहा था, अब ममता बनर्जी को बैन कर दिया। ममता बनर्जी शायद उसी का भुगतान कर रही हैं जो गलत फैसले उन्होंने लिए हैं। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर पर पहुंची है। भवानीपुर तो वो जीत रही हैं, इसमें तो कोई शंका रह नहीं गई है, लेकिन चुनाव उनकी पार्टी हार रही है। और ये अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 196 सीटों पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने लीड बनाई है, अब यहाँ पर टीएमसी के लिए कोई और जगह बाकी ही नहीं रही।